एवरीवन, स्वागत है आपका यति क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जब भी हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आती है डी एंड एफ ब्लॉक में। उसमें भी हमें ये नहीं समझ में आता कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन से हम कैसे डील करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कॉमनली रीजनिंग में पूछे जाते हैं, मतलब डी एंड एफ ब्लॉक से पूछे जाते हैं। जैसे कि कलर्ड आयन रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि कोई भी आयन दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ ये क्यों कलर्ड होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ये आयन क्यों कलर्ड होता है। या फिर कोई दो आयन्स दे देंगे और बोलेंगे इन दोनों में से कौन सा कलर्ड होगा, या अगर कलर्ड होगा तो क्यों कलर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होती है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है जैसे कि कोई भी एलिमेंट का एग्जाम्पल दे देंगे और बोलेंगे कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, नहीं माना जाता है तो क्यों नहीं माना जाता है। हमें पता है कि डी ब्लॉक में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट के तौर पे कंसिडर नहीं किया जाता, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आयन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कि किसी भी आयन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछ लेंगे कि ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, अगर स्टेबल होगा तो क्यों स्टेबल होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं स्टेबल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा चिढ़ होने लगती है डी एंड एफ ब्लॉक से। पर आपको चिढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बताएंगे कि किस तरीके से आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। तो देखो, जब भी कलर्ड आयन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका सिर्फ एक फंडा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर कोई भी आयन कलर्ड है एक्वस सॉल्यूशन में तो इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जो कलर्ड नहीं है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब आपको इंडिविजुअली याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा आयन कलर्ड है, कौन सा आयन कलर्ड नहीं है। ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीधे सीधे उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो और फिल करके देखो, तो अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो कलर्ड होगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कलर्ड है तो क्यों है, तो हम बोलेंगे कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पूछा जाए कि इन दोनों में से बताओ कौन सा कलर्ड है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा जिसमें अनपेयर्ड होगा वो कलर्ड होगा, जिसमें अनपेयर्ड नहीं होगा वो कलर्ड नहीं होगा। जो नेक्स्ट तरीके का क्वेश्चन है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका तो सिंपल सा फंडा है, क्योंकि हमें पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो जब तक एस वाले करते हैं, है ना, जब तक एस वाले पार्टिसिपेट करते हैं तब तक तो वेरिएबल नहीं होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। पर जब डी ऑर्बिटल वाले भी आ जाते हैं तब वहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। और ऐसा क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल वाले जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट कर देंगे तो उससे क्या होगा, अलग अलग तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी, यानी डी डी ट्रांजिशन की वजह से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जिंक क्यों नहीं होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इसका लॉजिक यही है। देखो क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, या डी ब्लॉक या ट्रांजिशन होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर जिंक की बात करें तो जिंक में क्या होता है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं माना जाता है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी, अगर किसी भी आयन की स्टेबिलिटी के बारे में पूछा है या फिर कुछ किन्हीं दो आयन्स की स्टेबिलिटी के बारे में कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका सिंपल सा फंडा है बच्चों। फंडा ये है कि जो भी आयन स्टेबल है दैट मीन्स कि जब वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करेगा तो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी उसकी होगी, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये स्टेबल क्यों है, तो हम बोलेंगे कि क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है इसीलिए ये स्टेबल है। क्योंकि जब कोई भी चीज़ पानी में होती है तो वो स्टेबल तभी हो पाती है जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड करते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्ड करेंगे तो एक एनर्जी लिबरेट होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबल होगा और हाइड्रेशन एनर्जी अगर कम होगी तो कम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और एक छोटी सी ट्रिक ये भी है कि अगर आपको डी एंड एफ ब्लॉक को पढ़ना है ना, तो बस आप पहला एक काम करो कि उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ लो। एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो या आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगी तो उसमें पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी दी होंगी डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की। उन प्रॉपर्टीज़ को भी आप पढ़ लोगे तो जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू यति क्लासेस।